गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। कई बार मन में क्वेश्चन उठता है कि जैसे बाकी बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, कई बच्चे एग्ज़ाम में टॉप करते हैं, अच्छी रैंक पे आते हैं नीट में। क्या ऐसा करते हैं? मेहनत तो हम भी कर रहे हैं, पढ़ तो हम भी रहे हैं, पर जाने क्यों इतनी मेहनत करने के बावजूद, कई घंटे कोशिश करने के बावजूद जो है हमको वो जो परिणाम मिलना चाहिए वो हमको नहीं मिलते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब लगता भी नहीं कि इतनी मेहनत कर रहे हैं, पर वो एग्ज़ाम निकाल लेते हैं। तो मन में कई बार ऐसी बातें आपके भी आती होंगी। और जनरली जो रिपीटर्स बच्चे हैं ना, उनको तो ये बहुत मतलब मैं कहता हूँ कि रिपीटर्स के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि वो एक मानसिक लड़ाई लड़ रहे होते हैं इस चीज़ को लेके कि यार एग्जाम नहीं निकला है मेरा, 2 अटेम्प्ट हो गया, 1 अटेम्प्ट हो गया, 3 साल हो गया है अब, ठीक है। तो मतलब कहने का ये कि वो एक अलग तरह का प्रेशर महसूस करते हैं जो कभी फ्रेशर बच्चे नहीं समझ पाएंगे, इवन घर वाले भी नहीं समझ पाएंगे। वो जिसके साथ गुजरता है ना, वही वो समझ सकता है वो, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या टॉपर कोई अलग दुनिया के इंसान होते हैं? टॉपर ऐसा क्या करते हैं, ऐसी कौन सी आदतें उनकी होती हैं जिन आदतों को यदि हमने जो है वो अपने अंदर डाल लिया ना, तो हम एवरेस्ट से टॉपर बन सकते हैं। मतलब 5 बड़ी खतरनाक चीजें जो टॉपर करते हैं ना, और जिनसे जिनके करने से वो एग्जाम में आउट परफॉर्म करते हैं बाकी सभी कंपटीशन को, ठीक है ना। मतलब जो टॉपर्स होते हैं बेसिकली वो कुछ अलग नहीं करते हैं, वो बस 5 आदतों को जो है वो अपनी जिंदगी में उन्होंने शामिल कर लिया है कि जब तक एग्जाम ना निकल जाए वो आदतें कभी वो छोड़ेंगे नहीं, वो उसको फॉलो करते रहेंगे, ठीक है। याद रखना, टॉपर्स की खास बात ये होती है कि वो पढ़ते कम है। ये बिल्कुल सच बात है, शॉकिंग है ये। वो पढ़ते कम हैं, एब्जॉर्ब ज्यादा करते हैं। वो पढ़ते कम हैं, एब्जॉर्ब ज्यादा करते हैं। दूसरी बड़ी बात ये होती है कि वे कभी किसी दूसरे से कंपटीशन नहीं करते हैं। उनका कंपटीशन अपने आप से होता है। बहुत गहरी बातें हैं। मैं फिर 5 आदतें बताऊंगा। ये तो बता रहा हूं टॉपर की कैरेक्टरिस्टिक कि वो पढ़ते कम है, एब्जॉर्ब ज्यादा करते हैं। वे दूसरों से कंपटीशन नहीं करते हैं, वे अपने आप से कंपटीशन करते हैं, अपना ही बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश करते हैं। वो पैनिक नहीं करते हैं, कभी पैनिक मोड में नहीं जाते हैं। वे रीथिंक करते हैं, रिक्रिएट करते हैं, सोचते हैं और फिर दोबारा से उसका निर्माण करते हैं वो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि टॉपर्स की खास बात ये होती है कि वो पैसिव लर्नर नहीं होते हैं, वो एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि वो कौन सी 5 बातें हैं जो टॉपर्स के अंदर हैं, या 5 आदतें हैं। और मैं सच कह रहा हूं, ये वीडियो यदि आप सिंपल सा जो नॉर्मल मोटिवेशन वीडियो आते हैं वो समझकर देख रहे हैं ना, तो ज्यादा फायदा नहीं होगा। पर जो मैं 5 बातें आपसे कह रहा हूं ना, आप मेरे कहने पर सिर्फ 21 दिन, कितने डेज, 21 डेज फॉलो कीजिएगा और आप देखिएगा आपके अंदर इतना जबरदस्त बदलाव आएगा कि आप अपना एक नेक्स्ट लेवल वर्जन पाएंगे आप, वर्जन 2.0 जो वर्जन 1.0 से मच बेटर होगा। तो पहली सबसे बड़ी आदत ये होती है कि जो टॉपर होते हैं उनको नोट कर लीजिए। पहली सबसे बड़ी आदत ये उनका लेजर शार्प फोकस होता है। अब देखिए, इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूं। लेजर शार्प फोकस होता है और इसके लिए वो सबसे पहला काम करते हैं, वो एक टेक्निक अपनाते हैं, पोमोडोरो। पोमोडोरो टेक्निक बोलती है कि 25 मिनट हमको स्टडी करना है और 5 मिनट फिर हमको ब्रेक देना है। फिर 25 मिनट स्टडी करना है, 5 मिनट हमको ब्रेक देना है। ब्रेक देने का मतलब ये नहीं कि फोन पर बात करना शुरू कर दिए। जब तक आप पढ़ने बैठ रहे हैं तब तक आपको डिजिटल डिटॉक्स को फॉलो करना है। मतलब तो पहली जो हैबिट जो टॉपर्स की होती है कि वे लेजर शार्प फोकस रखते हैं। जब पढ़ने बैठते हैं तो उस समय वो अपना मोबाइल का फ्लाइट मोड ऑन कर लेते हैं। सुनिएगा, मोबाइल का फ्लाइट मोड ऑन कर लेते हैं, ब्रेन मोड को ऑन कर लेते हैं। मोबाइल का फ्लाइट मोड ऑन तो मतलब डिस्टरबेंस, कॉल, वो सब कुछ नहीं आएंगे। अपने ब्रेन का मोड ऑन कर लिया, ब्रेन को ऑन कर लिया कि भैया पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। अगले 25 मिनट पढ़ने के अलावा मैं कुछ और नहीं सोचूंगा। उस 5 मिनट के बाद मैंने क्या पढ़ा है आंखें बंद करके उसको विजुलाइज करूंगा, फिर 25 मिनट पढ़ूंगा। जब वो पढ़ने बैठते हैं तो मोबाइल मुक्का को फ्लाइट मोड पर डाल लेते हैं। तो वो आपको जो है वो इस बात का ध्यान रखना है कि आपको मोबाइल डिस्टर्ब बीच में ना करे, ठीक है। तो पोमोडोरो टेक्निक अपनाइए। 25 मिनट स्टडी, 5 मिनट का ब्रेक, 25 मिनट स्टडी, 5 मिनट का ब्रेक। ब्रेक में आंखें बंद करके जो 25 मिनट पढ़ा है उसको विजुलाइज कीजिए आप, ठीक है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, सेकंड जो सबसे बड़ी चीज है वो है आपका
कंसिस्टेंट रिवीजन स्ट्रेटेजी, मतलब लगातार वो रिवीजन करते हैं। वे कभी काम को पेंडिंग नहीं करते हैं कि मैं ये चैप्टर पूरा होने के 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद में जो है वो रिवीजन करूंगा, ऐसा वो नहीं करते हैं। तो कंसिस्टेंट मतलब वो एक्टिव रिकॉल मोड पे होते हैं। एक्टिव रिकॉल मोड का मतलब है कि जो भी पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद आंखें बंद करके उसको रिकॉल रिवाइज करते हैं। तो जैसे मैंने कहा ना, 25 मिनट के बाद आपने जो पढ़ा है, 5 मिनट आपने रिकॉल किया, तो पहला रिवीजन आपके ब्रेन को वही मिलता है आपको। उसके बाद वो 24 आवर में रिवीजन करते हैं, 72 आवर में रिवीजन करते हैं और 1 महीने में रिवीजन करते हैं वो। तो सबसे बड़ी बात है कि वो, इसे बोलते हैं हम स्पेस्ड रिवीजन। पहला रिवीजन 25 मिनट के बाद ही हो गया, अगला रिवीजन 24 आवर में हुआ, अगला रिवीजन जो है वो 72 आवर में किया, अगला रिवीजन 1 महीने में किया। तो वो रिवीजन को के लिए वो सिरे से पूरा नहीं पढ़ते हैं, जो नोट्स बनाए हैं उनको एक बार वो ब्रीफली देखते हैं, एक बार उसको जो है जल्दी जल्दी पॉइंट को रिकॉल करते हैं, ठीक है। और रिवीजन की खास बात ये होती है कि जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतना फास्ट रिवीजन आपका होता है, ठीक है। तीसरी क्वालिटी, दे ऑलवेज, अब ये बड़ी मजेदार बात है, जब भी आप रिपीटर होते हैं या रिपीट कर रहे होते हैं तो आपने एक बार तो कंटेंट पढ़ा होता है, ठीक है। तो सबसे पहला काम वो क्या करते हैं कि दे सी द क्वेश्चन बैंक बिफोर टेक्स्ट बुक, ठीक है। यानी जब भी कभी वो चैप्टर पढ़ने आते हैं तो उस चैप्टर के सबसे पहले क्वेश्चन स्क्रीन कर लेते हैं। जैसे कि आप बायोमेंटर्स में देखोगे तो आपको जब भी चैप्टर शुरू होता है टारगेट बैच के अंदर, आपको बुकलेट मिल जाती है, पूरी पीडीएफ मिल जाता है। उस पीडीएफ को बच्चे गो थ्रू करते हैं। ये मैंने जितनी बातें बता रहा हूं, ये बायोमेंटर्स के जितने बच्चे अब तक निकले हैं, 17-18 हजार बच्चे जो निकले हैं, उन बच्चों से डिस्कस करने के बाद ये चीज निकाली मैंने। वो क्या करते हैं, वो जो बुकलेट होती है उस बुकलेट के क्वेश्चंस को पहले पूरा देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन हैं इसके अंदर, चाहे बने चाहे ना बने उससे फर्क नहीं पड़ता है। दे जस्ट एक्सप्लोर क्वेश्चन बैंक फर्स्ट, और उसके बाद वो जो है फिर वो टेक्स्ट बुक को पढ़ते हैं और लेक्चर्स को देखते हैं। जब लेक्चर नोट्स में, जैसे टारगेट बैच में लेक्चर नोट्स में क्या देखा है मैंने, एनसीईआरटी पर ड्राइव आपको हर दिन मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, मैं हर दिन जो है वो मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, हर दिन मैं आपको जो है वो व्हाट इफ टाइप के क्वेश्चन दे रहा हूं, हर दिन मैं आपको सिंगल लाइनर क्वेश्चन भी दे रहा हूं, हर दिन मैं आपको जो है मैच दी कॉलम क्वेश्चन भी दे रहा हूं, हर दिन मैं आपको आंसर से रीजन क्वेश्चन दे रहा हूं। और वो 10-5 क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं मैं, हर लेक्चर के साथ में मैंने 40-50 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं हर दिन के नोट्स में, स्पेशली इन बायोलॉजी। तो उससे क्या होता है कि आप जो है वो क्वेश्चन को देखकर आपको अंदाजा लगता है कि जो पढ़ाया गया उस पर कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। याद रखो, सिर्फ पढ़ना नहीं है, खुद से पूछना है। टॉपर सिर्फ पढ़ते नहीं है, वो खुद से पूछते हैं और एनसीईआरटी की लाइनों को वो खुद क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं। ये लिखा है तो इसे कैसे पूछ सकते हैं, ये लिखा है कैसे पूछ सकते हैं। उसमें मैं भी मदद करता हूं, लेकिन बच्चे खुद भी ऐसा करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको जो है वो सबसे बड़ी बात, आपको क्वेश्चन बैंक जो है वो जो क्वेश्चन बैंक है आपको उसको देखना है, और उसके बाद जो है टेक्स्ट बुक को पढ़ना है आपको, ठीक है। फिर चौथी जब सबसे बड़ी चीज है वो है कि जो उनकी हैबिट होती है कि दे ऑलवेज फॉलो स्लीप डिसिप्लिन। ये तो मैंने अपनी वाइफ को भी देखा है कि उन्होंने यूपीएससी एग्जाम निकाला था, वो स्लीप डिसिप्लिन को फॉलो करती थी। जब मैं पढ़ता था मैं भी स्लीप डिसिप्लिन को फॉलो करता था। तो टॉपर्स हमेशा स्लीप डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। मतलब ये है कि दे प्रेफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। मैंने मेरे एक रिलेटिव को देखा है, वो बच्चा तैयारी कर रहा था, नीट की तैयारी कर रहा है, वो दिन भर किताब लेके बैठा होता है। जब भी देखो किताब लेके बैठे, जब भी देखो पढ़ रहे, जब भी देखो पढ़ रहे, और आता कुछ नहीं है। डब्बा गोल है, कुछ पूछो तो कुछ नहीं आता, इधर उधर देखने लगते हैं। ऐसे कई बच्चे देखे मैंने। तो ये जो अच्छा परफॉर्म करने वाले बच्चे होते हैं ना, वे हमेशा क्वालिटी को क्वांटिटी पे प्रेफर करते हैं। दिन भर किताब लेके नहीं बैठते हैं, वे सब कुछ करते हैं, लेकिन ये जो है कि जब पढ़ने बैठते हैं तो उस समय कुछ और नहीं करते, फुली फोकस। यानी याद रखना, टॉपर्स की खास बात ये होती है वो मल्टीटास्किंग नहीं होते। याद रखना, टॉपर्स नेवर बी मल्टीटास्किंग नहीं होते। मल्टीटास्किंग आपका दुश्मन है कॉम्पिटिशन के एग्जाम में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मल्टीटास्किंग दुश्मन है, और एक फेलियर आपके सामने बैठा है। आई एम दी फेलियर। मैं जब यूपीएससी एग्जाम दे रहा था तो मैं उस समय पढ़ा भी रहा था, मेडिकल प्रैक्टिस भी कर रहा था और यूपीएससी की तैयारी भी कर रहा था। अपने आप को मैं बहुत ओवर स्मार्ट समझता था। अपने आप मेरे को ऐसा लगता है मेरे सामने कोई कुछ नहीं, मुझे इतना आता है, मैं इतना होशियार आदमी हूँ, जीनियस आदमी हूँ, बुद्धिमान आदमी हूँ। मैं मल्टीटास्किंग करता था। सुबह सुबह 700 बच्चों का बैच लेके एक आ रहे हैं, उसके बाद भैया अपने क्लिनिक में जाके पेशेंट भी देख रहे हैं आके, और पेशेंट को अपना अप्रोच ऐसा था कि पेशेंट भी हमारा नाम से आया करते थे, ठीक है, वो भी कर रहे हैं और यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं। मल्टीटास्किंग किया ना, तो मैंने कहा ना यूपीएससी का एग्जाम कोई पार्ट टाइम काम नहीं है। नहीं निकला एग्जाम,
लेकिन मेरी वाइफ जो है वो मल्टीटास्किंग नहीं करती थी। भारती जब पढ़ रही थी सिर्फ पढ़ती थी, वो घर का खाना से लेके बाई आती थी, दीदी सब्जी नहीं, क्या बना दूं, जो है वो बना दो, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं, क्या घर में बना, लौट के आता था, कई बार बोलता था अरे कि भारती कुछ बना ही नहीं है खाने में तो आज, बोले हाँ बनाया नहीं, ऑर्डर कर लेते, चले चलते बाहर चलते खाने, बाहर से तुम ले आ दो। उसने कुछ चीज पर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ पढ़ने पर, और फोड़ दिया एग्जाम में। तो मैं सच कहता हूं आपसे कि मल्टीटास्किंग टैलेंटेड आदमी का दुश्मन है, मल्टीटास्किंग टैलेंटेड आदमी का दुश्मन है, ठीक है, तो वो नहीं करना है। तो टॉपर कभी भी अपने आप को बर्न आउट नहीं करते हैं। जब आपको बर्न आउट या बहुत हो गया लगेगा, मतलब आप टॉपर की कैटेगरी में नहीं। टॉपर बर्न आउट नहीं करते हैं, ऑलवेज मोटिवेटेड रहते हैं, स्लीप से कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, क्वालिटी को प्रेफरेंस देते हैं क्वांटिटी के ऊपर। और लास्ट पांचवी हैबिट जो होती है कि टॉपर हर टेस्ट के बाद में वो सेल्फ एनालिसिस करते हैं। याद रखना, टॉपर्स जो होते हैं ना, वो हर टेस्ट में के बाद में अपना स्कोर नहीं ढूंढते हैं, ये गलती सोचना ही मत। एक एवरेज बच्चा जो है वो अपना स्कोर ढूंढता है, बिलो एवरेज बच्चा अपना स्कोर ढूंढता है। टॉपर कभी भी टेस्ट के बाद अपना स्कोर नहीं ढूंढते हैं, वे अपने फॉल्ट ढूंढते हैं, वे अपनी गलतियां ढूंढते हैं कि टेस्ट में जो भी स्कोर आया उसके बाद मेरी गलती कहां कहां पर हुई है। वो अपने रैंक नंबर बहुत अच्छे आने पे खुश भी नहीं होते, वो टेस्ट में स्कोर नहीं ढूंढ रहे हैं, वो टेस्ट में फॉल्ट ढूंढ रहे हैं। तो हर टेस्ट को देने के बाद, चाहे वो वीकली टेस्ट हो आपका, चाहे मॉक टेस्ट हो आपका, उसे देने के बाद उसका एनालिसिस जरूर कीजिए कि कहां मुझसे गलती हुई है और मैंने क्यों वो गलती की थी, उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखिए आप। तो ये 5 आदतें जो है ना, कि आपने जो है वो लेजर शार्प फोकस को फॉलो किया है, कंसिस्टेंट रिवीजन को किया है आपने, क्वेश्चन बैंक को बिफोर टेक्स्ट बुक प्रेफरेंस दिया आपने, स्लीप डिसिप्लिन को फॉलो किया है आपने, और सेल्फ एनालिसिस किया आपने, तो ये 5 आदतें शामिल कर लोगे ना तो आप भी टॉपर बन जाओगे। तो टॉपर कुछ अलग नहीं है कि हम सोचे कि टॉपर कोई जो है वो बहुत अलग लोग होते हैं, नहीं, हमारे जैसे होते हैं, सिर्फ आदतें अलग होती है। याद रखना, इंसान को उसका टैलेंट से अधिक बनाने वाली चीजें उसकी आदतें। हैबिट्स आर मच मोर पावरफुल एज कंपेयर टू टैलेंट। टैलेंटेड लोग बहुतेरे हैं, आपको बता दूं मैं, बहुत भारत में भर भर कर टैलेंट है, लेकिन क्या है, वो टैलेंट का इस्तेमाल यदि सही जगह पर नहीं होगा ना तो वो किसी चीज का काम का नहीं है। यानी आपकी वैल्यू हमेशा तभी होगी जब आप सही स्थान पर पहुंचेंगे। मैं एक किस्सा आपको हमेशा बताता हूं, कहता हूं ना आपसे कि एक बार क्या होता है, एक पिता होते हैं, वो अपनी बेटी को एक बहुत पुरानी कार, जो उनके पिताजी के समय की कार थी, उसको वो मेंटेन कर रहे थे समहाउ, वो कार गिफ्ट करते, बेटा मैं तुमको सबसे कीमती चीज गिफ्ट करता हूं, तो उसको कार की चाबी दी। बोलती पापा वो 100 साल पुरानी गाड़ी है, उसको तो घुमाने के लिए ऐसे कर स्टार्ट होती है वो गाड़ी, और बाबा ना एसी है ना कुछ है, वो कार लेके मैं क्या करूंगी, मुझे तो मर्सिडीज दिलाओ। बेटा ये गिफ्ट रखो, मेरी ओर से यही गिफ्ट है तुम्हारे बर्थडे में। लड़की बड़ी उदास होती है, तो बोलती पिता वो सोचती है कि चलो पिताजी को उनके बारे में बताती हूँ कि तुमने मुझे क्या गिफ्ट दिया है। तो लड़की जाती है कबाड़ी की दुकान वाले के पास, जाती है, बोलती है मेरी ये गाड़ी है, कितने में लोगे। तो कबाड़ी की दुकान वाला बोलता है बहुत पुराना लोहा भी इसका बहुत पुराना है, सब है, मैं लूँ 10,000 रुपये दूंगा इसके। घर आके बोलती है पापा जो कार आपने दी ना वो 10,000 रुपये की है, बताओ। अच्छा और जरा बेटा पता करो। फिर वो अगले दिन जाती है, एक मैकेनिक के पास जाती है, मैकेनिक से बोलती है कि ये मेरी कार है, इस कार को आप लोगे क्या। तो मैकेनिक देखता है हाँ गाड़ी है तो चलती हुई कंडीशन में, बढ़िया गाड़ी है, पुरानी गाड़ी है। मैकेनिक बोलता है 50,000 रुपये दूंगा। अगले दिन आके बोलती है पापा से कि पापा वो 50,000 रुपये में कार ले रहा, मैकेनिक क्या भेज दो उस कार को, पैसे इस्तेमाल कर लूंगी। पिताजी कितने नहीं, तुम कहीं और जाके पूछो। फिर वो लड़की जाती है, एक जो है वो विंटेज कार क्लब होता है वहां पे, जो पुरानी कारों का क्लब होता है, उनके पास जाती, बोलती मेरे पास एक पुरानी कार है, आप लोग लेंगे क्या। तो वो लोग आते हैं, ग्रुप आता है, देखता पुरानी कार को, बोलता है कि बेटा ये कार जो है वो बड़ी रेयर कार है, ये उस जमाने की सेवरले गाड़ी है, ये फला फला उसका मॉडल नंबर ये है, ये गाड़ी के केवल 112 पीस बने थे, एक तुम्हारे पास इसमें से, इस गाड़ी का हम तुमको 1 करोड़ रुपया देंगे। आप बताओ कब इसका ऑक्शन करना है, कब गाड़ी को लेना है। फिर वो पिताजी का बोलते पिताजी 1 करोड़ रुपए मिल रहा है। पिताजी कहता रुक जाओ, अब तुम एक काम करो, तुम अभी लंदन में जो एक ऑक्शन हाउस है उससे बात करो, फोन पे बात करो, गाड़ी का डिटेल भेजो। वो लड़की बात करती है लंदन के ऑक्शन हाउस में, बताती कि मेरे पास ये वाली गाड़ी है, ये अब तक उसको मॉडल सब मालूम चल चुका है, लड़की को पूरा डिटेल आ चुका, बताती ये डिटेल है गाड़ी के,
और ये गाड़ी जो है वो इंडिया में है, तो लंदन का ऑक्शन हाउस कहता है गाड़ी के 10 करोड़ रुपए देंगे और हम कल प्लेन भेज रहे हैं गाड़ी को उड़वाने के लिए, तो आप अकाउंट नंबर बता दो, 10 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर देते हैं। लड़की को समझ में आता है, अरे 10 करोड़ की गाड़ी दी पिताजी ने मेरे, जिसको मैं 10,000 में कबाड़ी वाले को बेचने वाली थी, 50,000 में मैकेनिक वाले को देने वाली थी, 1 करोड़ में वो क्लब को दे देती मैं। वो क्लब क्या करता, इसी म्यूजियम को गाड़ी बेच देता वो। तो कहने का मतलब ये है कि तुम देख भले ही कुछ भी रहे हो, तुम्हें सही जगह पर पहुंचना है, सही कीमत लगेगी बेटा, याद रखना। के तो जीवन में कभी भी कबाड़ी वाले के पास जाओगे ना, कबाड़ी का काम बड़ा अच्छा काम होता है, मैं उसको प्रोफेशन को नहीं डिफेम कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं जिस लाइफ में जिस तरह के लोगों से एक्सपोज होगे ना वैसे बन जाओगे, तो अपना लेवल बढ़ाओ। ठीक है, तो टॉपर तुम भी बन सकते हो। ये 5 आदतें जो बताई थी वो बस फॉलो कर लो बेटा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।